निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव, मिड और स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली, रियलिटी, पीएससी, एफएमसीजी शेयर्स में गिरावट, ऑटो, मेटल, तेल, गैस इंडेक्स गिरावट पर बंद, फार्मा, आईटी, बैंकिंग इंडेक्स में हल्की बढ़त। कल क्या आरबीआई देगा रेट कट की सौगात, नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा पर टिकी निगाहें, दिग्गजों को 1/4% दरें घटने और एडिशनल लिक्विडिटी के ऐलान की उम्मीद। दिल्ली चुनाव पर 8 एग्जिट पोल के नतीजों में से 7 में बीजेपी आगे, न्यूज 18 इंडिया के महापोल में बीजेपी को 43 और आम आदमी पार्टी को 26 सीट मिलने का अनुमान। अब 8 फरवरी को फाइनल नतीजों का इंतजार। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव का हमला, सफेद कपड़ा लेकर संसद में किया प्रदर्शन, बोले मर चुका है चुनाव आयोग, बीजेपी ने कहा माफी मांगे अखिलेश। बांग्लादेश में फिर बवाल, शेख मुजीबुर रहमान के घर पर दूसरी बार प्रदर्शनकारी छात्रों का हमला, प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ के बाद लगाई आग, शेख हसीना के ऑनलाइन इवेंट से पहले हुआ बवाल शुरू। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं राज्यसभा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब दे रहे हैं। उसका एक प्रभाव भी है। ये स्टार्टअप चलाने वाले कौन है? ये स्टार्टअप चलाने वाले नौजवान ज्यादातर मिडिल क्लास के नौजवान हैं। आज पूरी दुनिया भारत के प्रति आकर्षित है, खास करके G20 समूहों की देश के 50-60 स्थानों पर जो मीटिंगें हुई, उसके कारण भारत को जो पहले सभी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु मानते थे, भारत को विशालता का उनको पता चला है। और आज विश्व का भारत के टूरिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो व्यवसाय के भी अनेक अवसर आते हैं और उसका लाभ भी हमारे मिडिल क्लास को बहुत मिलने वाला है, उनके आय के साथ। आदरणीय सभापति जी, आज हमारा मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये अभूतपूर्व है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य बना देता है देश का। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का मध्यम वर्ग विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कमर कस करके खड़ा हो गया है, हमारे साथ चल पड़ा है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ा रोल देश के युवाओं का है। हमें डेमोग्राफी का डिविडेंड, उस पर हमारा भी बल है। जो अभी स्कूल कॉलेज में है, वही विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी बनने वाले हैं। और इसलिए उनके अंदर एक स्वाभाविक भाव है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे देश की विकास की यात्रा बढ़ेगी। और जो उनके लिए एक बहुत बड़ा और एक प्रकार से विकसित भारत का बेस हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज के नौजवान है, वो हमारा सामर्थ्य है। पिछले 10 साल में लगातार इस तबके को, इस बेस को मजबूत करने के लिए हमने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। 21वीं सदी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा नीति के लिए पहले सोचा तक नहीं गया। जो चलता है चलने दो, जैसा होता है होता रहो। करीब 3 दशक के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के हम आए। 3 दशक के अंतराल, इस नीति के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। उसमें एक की मैं चर्चा करता हूँ, पीएम श्री स्कूल। ये पीएम श्री स्कूल आज करीब 10-12 हजार स्कूल ऑलरेडी बन चुके हैं और नए बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने शिक्षा नीति में बदलाव लाया है। मातृभाषा में पढ़ाई और
मातृभाषा में परीक्षा, इस पर हमने बल दिया है। देश आजाद हुआ, लेकिन ये कुछ गुलामी की मानसिकता कहीं कहीं जकड़ के रखा था ना, उसमें ये हमारी भाषा भी थी। हमारी मातृभाषा के साथ घोर अन्याय हुआ और गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, वंचित का बच्चा वो इसलिए रुक जाए ताकि उसको लैंग्वेज नहीं आती है। ये उसके साथ घोर अन्याय था। और सबका साथ सबका विकास का मंत्र मुझे चैन से सोने नहीं देता था। और इसमें मैंने कहा कि देश में मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में डॉक्टर बने, मातृभाषा में इंजीनियर बने। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं आज की एक और बड़ी खबर। अमेरिका से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों के डिपोर्टेशन के मामले पर संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला। भारी विरोध के चलते संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर सदन में चर्चा की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस मुद्दे पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्वासन की प्रक्रिया नई बात नहीं है और मिस ट्रीटमेंट को लेकर सरकार अमेरिकी प्रशासन के संपर्क में है। The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on crackdown, strong crackdown on the illegal migration industry. आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को डिपोर्ट करने के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने हाथ में हथकड़ी चेन पहनकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपने नागरिकों के अपमान का जवाब देने की मांग की। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया है। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। उनके लिए सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए, ये भी क्या हो रहा है? फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? तो जिस तरीके से भारतीयों को वापस भेजा गया है, इसे लेकर केंद्र में मोदी सरकार की सहयोगी जेडीयू ने भी सवाल उठाया है। भारतीय नागरिकों को वहां से भेजना और दुर्दशा के तौर पर उनको हथकड़ी लगा के भेजना, अमेरिकी सैनिक वायुयान के द्वारा भेजना, ये सब चिंताएं व्यक्त करने वाली बात है। जहाँ तक सरकार का पक्ष है, वो अपने इरादे विदेश मंत्रालय पहले स्पष्ट कर चुका है। इस तरह की गतिविधियों को सही नहीं माना जा सकता।
अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए 104 भारतीयों में से हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए कुरुक्षेत्र के रॉबिन हांडा ने बताया कि वे 45 लाख रुपए लगाकर अमेरिका गए थे, जिसमें उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी। तो आप उनकी जुबानी सुनिए कि किस तरह से व्यवहार उनके साथ किया गया। जब हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन, जैसे हम कोई भी एक्शन लेते हैं, लीगली एक्शन लेते हैं, हमारी सुनवाई होती है, ऐसे कोई सुनवाई नहीं करने दी है। कोई हमारे बयान नहीं हुए, कोई हमने लॉयर वगैरह नहीं हमारा हुआ। तो उन्होंने हमसे बिना पूछे कि तुम क्यों आए हो, क्यों अपनी कंट्री छोड़ी है, हमसे कुछ नहीं, हम शरण मांगने गए थे, कुछ वैसा नहीं, हम क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने ऐसा ट्रीट किया, हमें एक जंजीरें बांध दिए, जैसे हाथों में जंजीरें और पैरों में जंजीरें, लेडीज़ बच्चों जो 18 साल से हैं, 18 साल से ऊपर हैं, सबको जंजीरें बांध के। तो अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन पर क्यों मचा है बवाल? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए अब शेयर बाजार का पूरा अपडेट आपको बता दें। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स 213 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 93 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली हावी रही। हालांकि निजी बैंकों में रिकवरी से निफ्टी बैंक नीचे से सुधर कर बंद हुआ। एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा का मानना है कि सरकार ने इस बार के बजट में इनकम टैक्स राहत के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस दिया है। अब आरबीआई की बारी है। उनका मानना है कि अगर आरबीआई ने सस्ते कर्ज का तोहफा दिया तो सेंटिमेंट सुधरेंगे और साथ ही प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ेगा। क्रेडिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर में सिर्फ 10.4 था, नॉमिनल जीडीपी से कम। भारत की इकोनॉमी के लिए ये कम है। वी नीड एटलीस्ट कि अगर जीडीपी 12 है तो 1.5 टाइम्स हमारा क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए। सो वहाँ थोड़ी कमी है। मुझे लग रहा है अगले 18-24 महीने में उसकी भी ज़रूरत है, तो प्राइवेट केपेक्स भी टेक ऑफ करेगा। तो क्या आरबीआई उसमें हेल्प कर सकता है अब जब पॉलिसी? एग्जैक्टली, यहाँ पर आरबीआई की ही ज़रूरत है। यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में ये चीज़ नहीं कर सकती। यहाँ आरबीआई को अपनी पहल करनी पड़ेगी कि अब आप क्रेडिट बढ़ाइए। कुछ तो उन्होंने हिंट दिए भी हैं मंडे को, जो उन्होंने किया था लिक्विडिटी वाले मेजर्स में। देखिए, इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। इन शॉर्ट, एज एन एफआईआई, क्रेडिट ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है भारत को। अब देखिए, अगर कंजम्पशन का इंजन चलना शुरू हो जाता है, तो आज मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे दिख रहा है कंजम्पशन मेरा बढ़ने वाला है, यहाँ पर स्टिमुलस आया है, तो मैं नए कारखाने लगाऊंगा। कारखाने लगाने के लिए मुझे बैंक से लोन चाहिए। सो एवरीथिंग, देन वो एक अच्छी सी वर्चुअस साइकिल शुरू हो सकती है। तो विशेष साइकिल से वर्चुअस साइकिल में बहुत ज़रूरी है। तो बजट के बाद अब सबकी नजरें टिकी है आरबीआई की पॉलिसी पर। कल सुबह 10 बजे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की ये पहली क्रेडिट पॉलिसी होगी, जिससे 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। तो इस खबर पर पूरी डिटेल्स जान लेते हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट से। तो विपिन जी, कल अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो संजय मल्होत्रा पहली अपनी क्रेडिट पॉलिसी पेश करेंगे, तो क्या 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है? इनफैक्ट इस बात पे तो जो हमारे आवाज़ एमपीसी के तीनों एक्सपर्ट्स थे, तीनों इकोनॉमिस्ट थे, वो यूनानिमस हैं, एक राय है कि रेट कट तो होना है। आइए, तो जयेश मेहता साहब थे, डीके जोशी साहब थे, मदन सबनवीस, तीनों ने एक सुर में कहा रेट कट तो इस बार होना ही होना है। इम्पॉर्टेंट था कितना होना है। एक जनरल फिगर है सबके पास 0.25 बेसिस पॉइंट का, 1/4% का 25 पैसे, जिसे हम आपकी भाषा में, बाजार की भाषा में कह देते हैं कि क्या ये 25 पैसे का रेट कट आएगा। एक सवाल मैंने उनसे पूछा, क्या कोई सरप्राइज आ सकता है? क्या यहाँ पर ग्रोथ को पुश देने की जो बात है तो आरबीआई की तरफ से, क्योंकि सारे फैक्टर्स हैं इस वक्त जो उनके फेवर में दिख रहे हैं, लेकिन तीनों लोगों का कहना था कि शुरुआत शायद 25 बेसिस पॉइंट से ही होगी, तो आप 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोकस महंगाई पर है या ग्रोथ पर? क्योंकि आरबीआई का प्राइमरी वर्क है महंगाई को कंट्रोल में करना। नंबर्स उनके फेवर में हैं, थोड़े हालांकि 5% के ऊपर है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि अंडर कंट्रोल रहेगी, और वहां उनका साफ कहना था कि ग्रोथ पे फोकस होगा। जिस तरह से बजट में रहा, वही पॉलिसी के साथ आरबीआई भी कदम ताल करता हुआ नजर आएगा। एक दो सवाल हमने उनसे और पूछे कि क्या सपोर्ट मिल रहा है उनको इस बजट से। रुपए में गिरावट एक बड़ी चीज है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज अपने ट्रम्प कार्ड इधर उधर करते हैं,
और उससे जो इम्पैक्ट आता है, उससे जो अनसर्टेनिटी बनती है ग्लोबल मार्केट्स में, उसका इम्पैक्ट हमारे देश में भी आता है। तो उन्होंने कहा कि रुपए में चिंता गिरावट है, मदन सबनवीस साहब का कहना था, लेकिन जो जयेश मेहता और डीके जोशी उन्होंने कहा रहेगा उनके कॉन्शियस में, वो ध्यान रखेंगे उस चीज का, वो भी उनका काम है रुपए को बैलेंस करना, लेकिन इतनी बड़ी चिंता नहीं होगी आरबीआई के लिए कि वो अपने इस कदम को रोक दे कि वो रेट कट से पीछे हटे। सो ये एक चीज है। और आखिरी सवाल था कि क्या फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से आया रिड्यूस होता हुआ और आगे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 4.4 पे चला गया, तो वह क्या सपोर्ट करेगा इस पॉलिसी स्टैंस को? हाँ, तीनों का आंसर था। और एक तो चीज है कि रेट कट होने वाला है और 25 बेसिस पॉइंट तो पक्का है, ऊपर कुछ आ जाए तो बोनस है। शुक्रिया विपिन जी, आवाज एमपीसी की बड़ी बातें दर्शकों को बताने के लिए। तो फरवरी में कहां निवेश करना रहेगा फायदेमंद, कहां बनेगा बढ़िया रिटर्न, बताएंगे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला आज शाम 5:57 पर। निवेश का राशिफल जरूर देखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज संसद भवन में सफेद कपड़ा लेकर प्रदर्शन भी किया, जिस पर लिखा हुआ था चुनाव आयोग। इस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में मतदान के दौरान गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया है। सर, मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर, एक सर ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव ने लोकतंत्र पर हमला किया है और अखिलेश को माफी मांगनी चाहिए। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधियों ने बुधवार की रात उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित घर धान मंडी 32 में आग लगा दी और उसे ध्वस्त कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार की रात और गुरुवार को तड़के देश भर में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं के घरों में भी तोड़फोड़ की। दीवारों पर लगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को तहस नहस कर दिया गया। हिंसा तब भड़की जब शेख हसीना एक ऑनलाइन कार्यक्रम करने वाली थी। द डेली स्टार ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन शेख हसीना की बांग्लादेशी विरोधी गतिविधियों की वजह से किया गया। शेख हसीना के विरोधियों का कहना है कि वो भारत में बैठकर बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां चला रही हैं। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।